लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये पढ़ा था कि कभी भी फोटॉन्स जब किसी मेटेलिक सरफेस में स्ट्राइक करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। ठीक है, और फिर हम लोगों ने आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन सीखी थी। और वो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो आई थी वो आई थी E इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के मैक्स। डब्ल्यू क्या कहते थे हम लोग? डब्ल्यू जो था वो वर्क फंक्शन होता था। ठीक है, और ये वर्क फंक्शन वो मिनिमम इलेक्ट्रॉन के पास निकलने से पहले एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि मेटल अपने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने नहीं देगा। अगर मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहता है तो उसके पास कम से कम वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता कौन है? फोटोन देता है। तो फोटोन अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा है तो वो एनर्जी भी कम से कम इसी डब्ल्यू के बराबर होनी चाहिए थी, और हमने उस एनर्जी का नाम लिखा था थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस के मैक्स। ठीक, तो वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी दोनों बराबर होते हैं। वर्क फंक्शन मेटल का होता है कि मेटल अपने से इलेक्ट्रॉन तभी निकलने देगा जब इतनी एनर्जी हो, और वो एनर्जी क्योंकि फोटोन ही आके देता है तो हम कह सकते हैं कि फोटोन जो एनर्जी आके दे रहा है वो भी कम से कम इसी वर्क फंक्शन के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं। मान लो कि ये एक मेटेलिक प्लेट है और ये दूसरी मेटेलिक प्लेट। अगर हमने इन दोनों के बीच में एक वायर कनेक्ट करके रखा हुआ है, फोटॉन्स आते हैं, इस मेटेलिक प्लेट से टकराते हैं, और जब फोटॉन्स मेटेलिक प्लेट से टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ये रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है इधर जा रहा। तो इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो इस तरफ जाएंगे वो दूसरी प्लेट तक पहुंच जाएंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट तक पहुंच जाएंगे तो जैसे इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकल सकता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर भी जा सकता है। और जब इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होना शुरू होगा, और यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट होना शुरू होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच रहा है, और इलेक्ट्रॉन इससे निकला है तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू होगा। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पहुंचे हैं ये ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू ट्रैवल करते हुए इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाने लगेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जब वायर के थ्रू जाएंगे, और एयर में या वैक्यूम में, वैक्यूम ही होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का एक क्लोज पाथ हो गया। इसका मतलब सर्किट में करंट फ्लो करने लगती है। हमें पता है कि जो करंट का डायरेक्शन होता है ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस सर्किट में एक आई की करंट फ्लो करने लगेगी। ठीक, ये जो आई की करंट फ्लो कर रही है इसका नाम होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसका नाम होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि ये फोटोन के इफेक्ट से जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है उसके कारण करंट फ्लो कर रही है। हाँ, ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच नहीं पाएंगे, कुछ ही इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएंगे। तो जो करंट होगी वो बहुत स्ट्रांग तो नहीं होगी, लेकिन हाँ करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू सर्किट में होनी चाहिए। अब दूसरे केस में हम क्या करेंगे? हम चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहे हैं वो भी पहुंच जाए। तो ऐसा करने के लिए हम इन दोनों मेटेलिक प्लेट्स के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे, और बैटरी के कनेक्ट करने से क्या होगा कि अब जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल क्योंकि इससे जुड़ा है तो ये इलेक्ट्रॉन भी इसकी तरफ आने लगेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे वो तो अभी भी पहुंचेंगे ही, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे वो भी इसकी तरफ जाने लगेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकले थे वो वहां पहुंचने लगेंगे। तो हो सकता है कि 100 इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, लेकिन यहां पे सिर्फ मान लो 10 ही इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहे थे। हम जैसे बैटरी लगाएंगे
100 में से 10 की जगह अब 50 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। बैटरी का पोटेंशियल और बढ़ाएंगे तो और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, और ऐसा करते करते कभी ना कभी ऐसा होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएंगे। जिस बैटरी के पोटेंशियल के लिए ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएंगे, हम कहेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन सारे पहुंच गए हैं तो करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन से ही डिसाइड होती है, तो जो करंट होगी सर्किट में वो मैक्सिमम हो जाएगी। ये मैक्सिमम करंट सर्किट में फ्लो करेगी जब सारे इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएंगे। अगर बैटरी का पोटेंशियल अगर आप और बढ़ाएंगे तो अब करंट में कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अगर पहले ही पहुंच चुके थे, तो अगर हम बैटरी का पोटेंशियल और बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ सकते, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स थे जो निकले थे, 100 इलेक्ट्रॉन्स ही निकले थे, 100 के 100 पहुंच चुके हैं। बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ सकते, तो करंट भी सर्किट में नहीं बढ़ेगी। तो जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पहुंचकर करंट सर्किट में फ्लो करती है तो उस करंट को मैक्सिमम करंट कहते हैं, और उसी को हम सैचुरेशन करंट भी कहते हैं। सैचुरेशन करंट का मतलब अब ये करंट और नहीं बढ़ाई जा सकती पोटेंशियल के बढ़ाने से। ठीक, तो हम क्या नाम देंगे इस करंट को? सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट कौन सी करंट है? व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स from left plate reaches to the right plate, then current is maximum. On further increasing the voltage, करंट विल नॉट इंक्रीज। करंट विल नॉट इंक्रीज क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन तो पहले ही पहुंच चुके थे, तो करंट विल नॉट इंक्रीज। दिस मैक्सिमम करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट या सैचुरेटेड करंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम सैचुरेटेड करंट निकालते हैं। अब अगर हम इसका उल्टा करें, उल्टा करने का मतलब क्या है कि अब हम जो बैटरी का पोटेंशियल हमने अप्लाई किया था, इसकी पोलैरिटी को हम रिवर्स कर देंगे। पोलैरिटी को रिवर्स करने का मतलब जो बैटरी की पॉजिटिव पोलैरिटी इस तरफ थी, वही बैटरी की पॉजिटिव पोलैरिटी हमने उल्टी कर दी। अब उल्टी करने से क्या हुआ कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले, उधर भी जा रहे थे, हर तरफ जा रहे थे। जो आपने पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया था तो ये पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट था, तो सारे इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचने लगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव टर्मिनल अप्लाई कर दोगे तो ये नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन को रोकना शुरू करेगा, और रोकना शुरू करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन बीच तक ही जाएंगे और फिर रुक कर वापस आ जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन कहीं और जा रहे थे उनकी बात तो छोड़ ही दो, जो इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं यही लौटना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब जैसे जैसे हम इस नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स जो पहुंच रहे थे उनके नंबर्स और कम हो जाएंगे, क्योंकि पहले तो 10 इलेक्ट्रॉन पहुंचे थे, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करने से 9 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 7 इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घटते जाएंगे, और एक पोटेंशियल ऐसा आएगा जिसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा तो करंट सर्किट में जीरो हो जाएगी। ठीक, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा तो सबसे ज्यादा चांसेस किस इलेक्ट्रॉन के पहुंचने के हैं? सबसे ज्यादा चांसेस उस इलेक्ट्रॉन के पहुंचने के हैं जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकला था। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को पहुंचने से रोक दोगे तो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन खुद रुक जाएंगे, क्योंकि उनके पास उतनी एनर्जी थी ही नहीं कि वहां पहुंच पाए। सबसे ज्यादा एनर्जी इसी के पास थी जो यहां पहुंच सकता था। अगर यही इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा तो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन भी रुक जाएंगे। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज E का है, पोटेंशियल डिफरेंस Vs का है, तो जो वर्क डन होता है चार्ज क्यूब पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं कि Q का चार्ज V के पोटेंशियल पर चलता है तो वर्क डन होता है QV, और यही वर्क डन उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने या घटाने में यूज होता है। डिपेंड करता है पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है, जैसे यहां बढ़ा रहा था और यहां पे घटा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि जो E का चार्ज है ये Vs के पोटेंशियल डिफरेंस में जब चलता है
तो के मैक्स से निकलता है और रुकने के पहले से काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, तो जो चेंज काइनेटिक एनर्जी है वो के मैक्स के बराबर है। ठीक, तो एक पोटेंशियल ऐसा आता है जिसको हम कहते हैं, क्या नाम देते हैं इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम होता है कि सर्किट में करंट को 0 कर देना। ठीक, इसको हम कहते हैं नेगेटिव पोटेंशियल एट विच करंट बिकम्स 0। ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल ये पॉजिटिव पोटेंशियल था जो करंट को बढ़ा रहा था, नेगेटिव पोटेंशियल ये जो करंट को घटा रहा था। और जिस पोटेंशियल पे करंट 0 हो जाती है, अगर वो Vs है, तो E इंटू वीएस के मैक्स के बराबर हो जाता है। ठीक, और इस पोटेंशियल का नाम होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, ठीक है। तो यहां पर अगर हम आइंस्टाइन की इक्वेशन देखें, तो आइंस्टाइन की इक्वेशन जो हमने लिखी थी, E इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के मैक्स, इस के मैक्स की जगह अब आप E इंटू वीएस भी लिख सकते हो। तो हमने इक्वेशन पढ़ी थी E इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के मैक्स या E इज इक्वल टू E नॉट प्लस के मैक्स। इन्हीं दोनों इक्वेशन की मदद से अब हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस E इंटू वीएस, और इस इक्वेशन में के मैक्स को रख देंगे तो आ जाएगा E इज इक्वल टू E नॉट प्लस E इंटू वीएस। ठीक, तो के मैक्स की वैल्यू अगर E इंटू वीएस के बराबर है तो आइंस्टाइन की इक्वेशन इस तरीके से भी यूज की जा सकती है। ठीक है, अब यहां पर आपको यह समझना है कि करंट जो फ्लो कर रही है सर्किट में, यह इस बात पर डिपेंड करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे करंट उतनी ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन्स निकले कैसे हैं? फोटॉन्स आ रहे थे, फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे रहे थे और वो इलेक्ट्रॉन फिर निकल रहे थे। तो आप यह समझ सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जब हम लाइट की इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इस बात को आप याद रखोगे कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आप ये मान सकते हो कि ये प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फोटॉन्स के। तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी उतने ज्यादा फोटॉन्स होंगे, और जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे करंट भी उतनी ज्यादा होगी। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये प्रोपोर्शनल होती है किसके? करंट इन द सर्किट के। तो अब जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे सर्किट में करंट भी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अगर हम एक ग्राफ देखते हैं जिसपे हम करंट का ग्राफ बनाते हैं पोटेंशियल के साथ। ठीक है, तो अगर हम कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट डायग्राम में हम आते हैं, अगर हमने कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया है तो कुछ करंट फ्लो कर रही थी, लेकिन हम पोटेंशियल को जब बढ़ाते जा रहे हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, तो करंट बढ़ती जा रही थी। ये करंट हमेशा नहीं बढ़ी, ये करंट एक समय के बाद मैक्सिमम हो गई और सैचुरेट हो गई। ठीक, लेकिन अगर हमने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है तो वही करंट अब घटने लगी और घट के स्टॉपिंग पोटेंशियल पे करंट 0 हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम इस ग्राफ को बनाएं और कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं है, ये पोटेंशियल की लाइन है, कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं है, तो कुछ करंट फ्लो कर रही थी। अगर हम पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे तो करंट बढ़ती जाएगी, लेकिन एक समय के बाद करंट कांस्टेंट हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी, क्योंकि अब जब सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं तो अब ये करंट का बढ़ना बंद हो जाएगा। ठीक है, इसको सैचुरेटेड करंट करें। और वहीं अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो करंट क्या होती जाएगी? करंट घटती जाएगी और एक समय करंट कितनी हो जाएगी? 0। किस पोटेंशियल पे करंट 0 होती है? जिसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, और ये नेगेटिव साइड पे है, इसको नेगेटिव पोटेंशियल कहेंगे। ठीक, तो इंटेंसिटी की बात मैं फिलहाल नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं कि करंट कैसे वैरी कर रही है पोटेंशियल के साथ। तो पोटेंशियल अगर कुछ अप्लाई नहीं है तो कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंचे थे, 10 ही पहुंचे थे। पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, 100 के 100 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, तो करंट अब कांस्टेंट हो गई। पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं तब भी करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। और वही नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो जो 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे उसमें से 9 8 7 6 5 4 3 0
2 0 1 0 0, जैसे ही 0 इलेक्ट्रॉन पहुंचे सर्किट में करंट 0 हो गई, और जिस पोटेंशियल पे 0 हो गई इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, अब अगर आप लाइट की इंटेंसिटी की बात करते हो, ठीक है, तो लाइट की इंटेंसिटी अगर हम बढ़ा देते हैं, लाइट की इंटेंसिटी अगर बढ़ा देते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे, और जो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ करंट। तो अगर हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं तो यही ग्राफ जो है ये जो बनेगा वो इस तरीके का बन सकता है, और इस ग्राफ के बनने का ये मतलब है कि हमने जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को चेंज नहीं किया। अब एक बात को आप समझिएगा आइंस्टाइन की इक्वेशन से, जो इक्वेशन यहां लिखी हुई है इसमें E जो है ये एनर्जी ऑफ फोटोन है, इस एनर्जी ऑफ फोटोन को हम लिख सकते हैं H इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो हम फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं बदलेगा, फ्रीक्वेंसी के बदलने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलता है। तो फ्रीक्वेंसी दोनों केस में सेम है, μ1 ये फ्रीक्वेंसी, μ2 ये फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी दोनों केस में सेम है। हमने क्या चेंज किया, हमने फोटोन की एनर्जी को नहीं चेंज किया बल्कि फोटोन के नंबर्स को बदल दिया। मतलब पहले अगर 100 फोटोन जा रहे थे तो अब 200 फोटोन जाने लगे। फोटोन की एनर्जी उतनी ही है, तो फोटोन की एनर्जी इतनी है तो फ्रीक्वेंसी वही है, और फ्रीक्वेंसी वही है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी वही है। लेकिन फोटॉन्स के नंबर बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से नंबर करंट भी बढ़ जाएगी। और नंबर ऑफ फोटॉन्स हमको पता है कि इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे मैंने आपको यहां बताया। ठीक, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने का मतलब हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो अगर ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट I1 की है, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट I2 की है, तो I2 की जो इंटेंसिटी है वो I1 की इंटेंसिटी से ज्यादा है, इसलिए I2 की इंटेंसिटी में ज्यादा करंट फ्लो कर रही है, I1 की इंटेंसिटी में कम करंट फ्लो कर रही है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का सेम है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं किया गया है। ठीक, तो ये याद रखोगे कि इंटेंसिटी करंट को डिफाइन करती है, और फ्रीक्वेंसी किसके फ्रीक्वेंसी से क्या बदलती है, फ्रीक्वेंसी से स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलता है, और यही एनर्जी को हम H इंटू म्यू यहां लिखते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी से K मैक्स भी बदलता है। तो फ्रीक्वेंसी के बदलने से हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और K मैक्स को चेंज कर सकते हैं, और इंटेंसिटी को बदलने से हम फोटॉन्स के नंबर बदलेंगे, फोटॉन्स के नंबर बदलेंगे तो करंट भी बदलेगी। ठीक, तो यहां पर हम एक और बात क्या लिख सकते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, और उसी तरीके से जो K मैक्स होता है ये भी प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के। तो लाइट की फ्रीक्वेंसी के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल और K मैक्स में चेंज आएगा, लेकिन करंट में चेंज कौन प्रोड्यूस करेगा, इंटेंसिटी। तो करंट इंटेंसिटी से बदलती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से बदलता है। ठीक है, एक और ग्राफ हम बनाते हैं, और इस ग्राफ में हम अगेन यहां पे करंट है, ये पोटेंशियल है, और अगर मैं यहां पर एक ये बना देता हूं और दूसरा ये बनाते हैं, तो इन दोनों में आप देख सकते हैं कि इन दोनों का क्या अलग है, इन दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है। इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs1 का है, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs2 का है। लेकिन क्या करंट दोनों में सेम है? करंट अगर दोनों में सेम है तो आप ये कहोगे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट दोनों में सेम होनी चाहिए, क्योंकि इंटेंसिटी से करंट आती है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग होने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट अलग है। ये फ्रीक्वेंसी μ1 की है, ये फ्रीक्वेंसी μ2 की है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा नेगेटिव साइड में पोटेंशियल रोकने के लिए लगाना पड़ेगा। ठीक, तो आप यहां पे क्या कहोगे, जो फ्रीक्वेंसी μ2 है ये फ्रीक्वेंसी μ1 से ज्यादा होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से उसको रोकना मुश्किल होगा, और रोकना मुश्किल होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये दो ग्राफ्स आपको क्लियर होने चाहिए कि इंटेंसिटी के चेंज होने से करंट चेंज हो जाती है, ये करंट अलग अलग है, और फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाता है, करंट में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है,
उसके बाद जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है जो कि हमने अभी पढ़ी कि E इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के मैक्स, तो E को हम क्या लिख सकते हैं, फोटोन की एनर्जी है तो एच म्यू, वर्क फंक्शन ये हम E नॉट लिख रहे हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी लिख रहे हैं, ठीक है, या चलो वर्क फंक्शन ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, W प्लस के मैक्स। तो के मैक्स को हम लिख सकते हैं एच म्यू माइनस डब्ल्यू। अब एक ग्राफ बनाएंगे बिटवीन के मैक्स वाई एक्सिस में है और यहां पर है फ्रीक्वेंसी, ये ग्राफ बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन लिखी है ये स्ट्रेट लाइन की है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी मतलब इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, ठीक है। इस लाइन का स्लोप कितना है, y एम एक्स, फ्रीक्वेंसी x है, ये स्लोप है, ये जो स्लोप है h, इसका मतलब अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती इसलिए मैं डॉटेड लाइन बनाई है, लेकिन ये लाइन जहां कट करेगी ये उस मेटल का वर्क फंक्शन होगा, ठीक है। ये आप ये कह सकते हो कि ये लाइन जहां पे कट करेगी इतनी दूरी उस मेटल का वर्क फंक्शन होगा। और अगर ये लाइन ने एंगल थीटा बनाया है तो इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप है tan थीटा, और tan थीटा मतलब स्लोप, और स्लोप कितना है h के बराबर, ठीक। अगर मैं एक और लाइन यहां बनाता हूं तो ये लाइन भी इसके पैरेलल होगी, बस अंतर ये है कि अगर मैं दो अलग अलग लाइंस बना रहा हूं इसका मतलब ये अलग वर्क फंक्शन होगा और ये वाला जो है ये अलग वर्क फंक्शन होगा, ठीक, ये अलग वर्क फंक्शन होगा। ये दोनों वर्क फंक्शन अलग अलग है, मतलब ये कोई पहला मेटल होगा 1 और ये कोई दूसरा मेटल होगा 2, लेकिन दोनों का जो थीटा है वो सेम रहेगा, दोनों का जो थीटा है वो सेम रहेगा, बट वर्क फंक्शन दोनों के अलग अलग होंगे। ये लाइन जहां पर कट करेगी एक्स एक्सिस को वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये म्यू नॉट 1 पहले वाले का, ये म्यू नॉट 2, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की लाइन है तो जहां पे कट किया जाएगा वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब फोटोन की फ्रीक्वेंसी अगर इससे कम होगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ याद रखना है, के मैक्स और फ्रीक्वेंसी के बीच में इस तरीके से बनता है। वही ग्राफ अगर हम एक और बनाना चाहें, और दूसरा ग्राफ हम बनाते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और इसके बीच में, फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो अब हम ग्राफ बना रहे हैं बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs एंड फ्रीक्वेंसी म्यू। ये ग्राफ कैसा बनेगा, फिर से इसी रिलेशन को देखो, E इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स, ये है, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटोन को एच म्यू लिखेंगे, वर्क फंक्शन को ऐसे लिख देंगे, और के मैक्स को हम E इंटू वीएस लिख सकते हैं, ठीक है। Vs y एक्सिस में है तो Vs को हम अकेला लिखेंगे इज इक्वल टू, ये सारे टर्म हम लेफ्ट में ले जाएंगे तो आएगा माइनस ऑफ, सॉरी प्लस ऑफ h बाई ई, प्लस ऑफ h बाई ई इंटू म्यू माइनस w बाई ई, ठीक। ये है y एक्सिस, ये है y एक्सिस, अब देख सकते हो ये y एक्सिस है। x एक्सिस में क्या है, ये है x एक्सिस, तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, मतलब अगेन इंटरसेप्ट नेगेटिव आ रहा है, इंटरसेप्ट नेगेटिव आ रहा है तो कहीं नीचे कट होगा, और नीचे कट होने के बाद ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बनाई जाएगी, ठीक। इस लाइन का स्लोप कितना है, स्लोप है h बाई ई, तो आप लिखोगे tan थीटा की जो वैल्यू है ये h डिवाइडेड बाई ई के बराबर है। इंटरसेप्ट कितना है, w बाई ई, मतलब ये जो दूरी होगी ये w बाई ई के बराबर होगी। कोई दूसरा मेटल, अच्छा ये कौन सा है, अगेन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कोई दूसरा मेटल होता तो लाइन इसी के पैरेलल बनती, उस मेटल का वर्क फंक्शन अलग होता तो ये W बाई ई है, उसका कुछ और W बाई ई आता, W डैश बाई ई, लेकिन लाइन जो बनती वो इसी के पैरेलल बनती, क्योंकि H यूनिवर्सल कांस्टेंट है, E भी हमेशा कांस्टेंट है, तो लाइन जो बनेगी डिफरेंट मेटल्स के लिए वो इसी के पैरेलल लाइंस बनती जाएगी, ठीक है। तो ये दो ग्राफ कभी कभार पूछ लिए जाते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ और
के मैक्स और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ पता होने चाहिए। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल पार्ट्स में। तो न्यूमेरिकल पार्ट, क्योंकि हमें पता है कि हमें जो इक्वेशन पड़ी है आइंस्टाइन की, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स बनती है। और हमें जो आइंस्टाइन की इक्वेशन पड़ी है वो क्या है, E इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के मैक्स। इसी वर्क फंक्शन को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी लिख सकते हैं, तो E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस के मैक्स। ठीक है, ये था। ठीक, और इसी को अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल में लिखते हैं तो E इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस ई इंटू वी एस, ई इज इक्वल टू ई नॉट प्लस ई इंटू वी एस। अभी एनर्जी ऑफ फोटोन को आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर लिखना चाहते तो एनर्जी ऑफ फोटोन को एच म्यू लिख सकते हो या एस सी बाई लैम्डा लिख सकते हो। और जो ई नॉट है इसको भी आप एच इंटू म्यू नॉट लिख सकते हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसको एस सी बाई लैम्डा नॉट लिख सकते हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक, तो न्यूमेरिकल्स क्या बनते हैं इसके ऊपर वो देखा जाए। जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी रिलेशन से हमको मिलते हैं। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन को हम लोग करना चाहते हैं जिसमें वेवलेंथ ऑफ लाइट हमको दी है, हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, के मैक्स वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी गई। आप इस बात को याद रखेंगे कि कभी भी एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और वेवलेंथ जो है वो एंगस्ट्रॉम में है, तो आप इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं डायरेक्टली निकालने के लिए कि वेवलेंथ दी होगी तो एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी दी होगी तो वेवलेंथ आ जाएगी। ठीक है, अब हमको वेवलेंथ दी है 1.98 10⁻⁷। तो हम इस वेवलेंथ से क्या फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से 12400 डिवाइड बाय, ये मीटर में है, मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या ये 1980 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, क्योंकि एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है पावर 10 होनी चाहिए, और पावर -10 होनी चाहिए तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 डिवाइड करेंगे तो ये इतना हो जाएगा और 1980 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम अगर इसको डिवाइड कर दे 1980 से तो ये एनर्जी आती है 6.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गई ये फोटोन की एनर्जी हो गई। तो हमसे फोटोन की एनर्जी पूछी नहीं गई है, लेकिन हमने फोटोन की एनर्जी निकाल ली है, क्योंकि फोटोन की एनर्जी जब निकालोगे तभी आप इस रिलेशन को यूज कर सकते हो, के मैक्स या E इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस ई इंटू वी एस। ठीक, हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, हमको फोटोन की एनर्जी निकल गई है, वर्क फंक्शन निकालने को कह रहा है तो निकल जाएगा। फोटोन की एनर्जी आई है 6.26, वर्क फंक्शन प्लस वी एस कितना दिया है 2.5। ये 2.5 वोल्ट है, ध्यान देना, और ये 2.4 जब E से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो ये 6.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था ही, ये वोल्ट अगर E से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, और इसके आने के बाद वर्क फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 4.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका वर्क फंक्शन हो गया जो सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम में पूछा गया था। ठीक है, सेकेंड पार्ट आपसे ये पूछा गया है, ये सेकेंड पार्ट था जो हमने किया। फर्स्ट पार्ट में के मैक्स पूछा गया। के मैक्स कैसे निकालते हैं? के मैक्स होता है, के मैक्स आप इस रिलेशन से निकाल सकते हो, E इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के मैक्स, या आपको के मैक्स पता है कि के मैक्स होता है E इंटू वी एस। अब हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल क्योंकि दिया हुआ है कितना 2.5, तो E इंटू 2.5 वोल्ट, तो इसको 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कह सकते हो। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड पार्ट में पूछा गया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आपको यह पता है कि जितना थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है उतना ही वर्क फंक्शन होता है। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड एनर्जी का फॉर्मूला होता है H इंटू म्यू, और वर्क फंक्शन का फॉर्मूला, वर्क फंक्शन का जो रिजल्ट है वो आप निकाल चुके हो 4.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और ये जो है वो जूल में आता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁹ में, तो ये भी जूल में हो जाएगा, ये भी जूल में हो जाएगा, और एच म्यू नॉट होगा यहां पे क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी गई है।
अब यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग ये 6.4 इंटू 10⁻⁻19 क्या होगी इसकी वैल्यू, हर्ट्ज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट हर्ट होती है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये h से मल्टीप्लाई करना बाकी, डिवाइड करना बाकी है, तो h इज 6.67 10⁻34, ठीक है। अब इसकी अगर हम कैलकुलेशन करते हैं 9.1 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी आती है, ठीक है। तो जो रिलेशन देखा आपने, वो रिलेशन हम लोगों ने ये रिलेशन यूज करना पड़ता है। बाकी एक बार हमने इसका यूज किया है, एक बार हमने इसका यूज किया है, और एक बार हमने इसका यूज किया है। तो इन तीनों का यूज करके जो भी प्रॉब्लम्स में पूछा गया था वो हमने निकाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, metallic surface is irradiated with light of variable wavelength. Above wavelength of 5000 angstrom, no photoelectrons are emitted. मतलब 5000 एंगस्ट्रॉम के ऊपर कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। इसका मतलब है कि ये जो वेवलेंथ है, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, जिसकी वैल्यू है 5000 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि इसके ऊपर की वेवलेंथ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, ठीक। आगे कहता है विद अननोन वेवलेंथ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 3 वोल्ट, फाइंड अननोन वेवलेंथ। अब किसी अननोन वेवलेंथ का जब आया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पाया गया 3 वोल्ट है, तो वो अननोन वेवलेंथ कितनी थी। तो आप अगर आइंस्टाइन के इक्वेशन अगर हम यूज करते हैं, E इज इक्वल टू E नॉट प्लस E इंटू वीएस, वीएस स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो E जो है वो अननोन वेवलेंथ के पास जो भी एनर्जी होगी, तो हम उस अननोन वेवलेंथ के पास एनर्जी को लिखेंगे 12400 डिवाइड बाय लैम्डा, ठीक है। हमें पता है कि लैम्डा अगर वेवलेंथ है तो एनर्जी ये लिख सकते हैं, और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो है 12400 डिवाइड बाय 5000 एंगस्ट्रॉम प्लस E इंटू वीएस। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हमको निकालना है, ठीक है। तो अगर हम यहां पे इसकी वैल्यू लिखें 12400 डिवाइड बाय लैम्डा, तो ये जो आता है ये आता है 2.48 प्लस E इंटू वीएस, ठीक है। अब हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है 3 वोल्ट का। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 वोल्ट दिया है, 3 वोल्ट इंटू E क्या बन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है, तो ये हो जाएगा 12400 डिवाइड बाय लैम्डा इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5.48 हो जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 12400 बाय 5.48। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 2262 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये वेवलेंथ अननोन वाले की होगी। इस क्लास में हम लोगों ने ग्राफ के बारे में सीखा, और ये सीखा कि आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कैसे यूज करनी है। नेक्स्ट क्लास में भी हम इस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, और फिर हम लोग आगे जब मूव करेंगे तो हम ये सीखेंगे कि जो फोटॉन्स होते हैं, ये अगर किसी सरफेस से टकराते हैं तो सरफेस से टकराने पर वो कितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है।